हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं रामनिवास परियार, वेलकम टू जीत क्लासेस भोपालगढ़ में। कल अपन ने एनटीपीसी के सिलेबस की जो अपन ने पूरी जानकारी दी थी एक बेसिक वीडियो के रूप में। आज हम उन्हीं वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट अपन करते हैं शुरुआत भौतिक विज्ञान का, और भौतिक विज्ञान में अपन प्रत्येक चीज़ यूनिट वाइज पढ़ेंगे। उसमें आज अपन बेसिक रूप में सबसे पहली यूनिट कर रहे हैं अपन की शुरुआत प्रकाश लाइट की। अपन बात करेंगे कि इसमें अपन के जो आपके जो आरआरबी एंड जो आपके नॉन टेक्निकल जो आपके पास एग्ज़ाम है आरआरबी का आपके पास, इसके कौन कौन से कितने तक आ सकती है, आपके 10th क्लास लेवल तक है आपके पास, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट शुरुआत करते हैं। पूरी साइंस को अपन यूनिट वाइज यूनिट करेंगे, एक एक पार्ट को करेंगे और जो आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उनका एग्जाम्पल विद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रकाश की। तो अपन को सबसे पहली चीज आती है कि अपन कोई भी शुरुआत करते हैं तो अपन के पास प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले अपन की चीज की बात करते हैं प्रकाश के बारे में। तो लाइट क्या होती है, तो ध्यान में रखना कि आपकी जनरल परिभाषा की बात करें प्रकाश के रूप में, तो ध्यान में रखना कि भी ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आपको क्या करेगी, दृष्टि का अनुभव करवाएगी। किसका अनुभव करवाएगी? दृष्टि का अनुभव। कोई भी वस्तु है उसको देखने के लिए जो आपकी ऊर्जा का सिस्टम होगा वो आपको क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपन की साइंस की परिभाषा के हिसाब से प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बहती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है या बहती है। तो सबसे पहली चीज अपन ने यही पढ़ी थी, अपने प्रकाश के बारे में देखा था। तो प्रकाश क्या है? तो ऊर्जा का वह प्रकाश जो दृष्टि का अनुभव कराए, जो देखने में सहायक हो। अपन प्रकाश नहीं होगा तो किसी वस्तु को देख नहीं सकते, तो देखने में जो सहायक ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी परिभाषा की कि भाई आपकी परिभाषा क्या हो सकती है प्रकाश की। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है या बहती है। उसके बाद में आपके पास आता है अगला टॉपिक की प्रकाश की परिभाषा हो गई। उसके बाद में आती है आपके पास प्रकाश के बाद में सामान्य जानकारी की बात करें कि प्रकाश किस प्रकार का होता है, प्रकाश का नेचर क्या है, प्रगति क्या है, इसके बारे में बात करें। तो प्रकाश की प्रगति बताने के लिए सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने प्रकाश का अध्ययन करते हुए उसने कहा कि प्रकाश द्वैत प्रगति का होता है। पहली चीज बताई थी उसने कि प्रकाश द्वैत प्रगति का होता है। तो सर्वप्रथम प्रकाश के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था आपके पास डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश द्वैत प्रगति का होता है। अब बात करते हैं अपन द्वैत प्रगति की कि भी द्वैत प्रगति क्या है। तो उसने डी ब्रोगली ने कहा था कि प्रकाश द्वैत प्रगति का होता है। उसने कहा कि प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है। पहला रूप था प्रकाश का तरंग रूप, जिसको अपन कहते हैं तरंग प्रगति, और दूसरी जो आपके प्रकाश की प्रगति थी वो कहलाई थी कण प्रगति। ठीक है। तो आपके पास सबसे पहली चीज आती है कि प्रकाश के बारे में द्वैत प्रगति किसने बताई थी? डी ब्रोगली ने। कौन कौन सी द्वैत प्रगति होती है? तो तरंग प्रगति और कण प्रगति। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये डी ब्रोगली ने सिर्फ द्वैत प्रगति के बारे में बताया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक और था जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि भी आपका जो श्वेत प्रकाश है, जो आपका श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो अगली प्रकाश के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? तो आपका न्यूटन था। न्यूटन ने कहा कि भी प्रकाश का निर्माण, श्वेत प्रकाश का निर्माण 7 रंगों से होता है। कितने रंगों से होता है? 7 रंगों से होता है। तो प्रगति की बात करेगी प्रकाश के आगे और क्या हो सकता है। तो अपन ने देखा कि न्यूटन ने बताया था कि भी पहले बताया था डी ब्रोगली ने द्वैत प्रगति। द्वैत प्रगति का मतलब प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, तरंग प्रगति के रूप में और दूसरी थी कण प्रगति के रूप में। उसके बाद में न्यूटन ने बताया था कि भी श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में न्यूटन ने एक चीज और कही थी कि भी श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। उन 7 रंगों में
कोई भी वस्तु है उसका रंग निर्धारित करने का तरीका क्या होता है, या रंग निर्धारित करने का जो आपके पास क्या पता होता है। तो न्यूटन ने कहा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। इस 7 रंग में उस रंग का परावर्तन होगा जिस रंग की वस्तु होगी। तो न्यूटन ने कहा भी किसी वस्तु का रंग निर्धारण करने का तरीका क्या होगा कि भी श्वेत प्रकाश में उस रंग का, श्वेत प्रकाश में उस रंग का परावर्तन होगा, उस रंग का परावर्तन होगा कि जिस रंग की क्या होगी, वस्तु होगी, जिस रंग की क्या होगी, वस्तु होगी, जिस रंग की वस्तु होगी। तो न्यूटन ने किसी वस्तु को कलर निर्धारण करने के लिए उसने कहा कि भी श्वेत प्रकाश में से उस प्रकाश का परावर्तन होगा कि भी जिस रंग की वस्तु होगी, और परावर्तन होने के बाद में जिस रंग की वस्तु होगी और वही रंग अपन को क्या करेगा, दिखाई देगा। तो ये आपके पास अपन ने अध्ययन देखी थी कि भी आपने प्रगति के बारे में 2 वैज्ञानिकों ने, डी ब्रोगली ने और न्यूटन ने। तो ये आपके पास प्रकाश की बेसिक चीजें थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे और कि भी आगे तरंग प्रगति को किस वैज्ञानिक ने समझाया था और कौन कौन सी घटनाएं आई थी आपके पास। कण प्रगति के संबंधी सबसे पहले किसने चर्चा की थी, उसके बाद में किसने इसको प्रतिस्थापित किया था या किसने इसको सिद्धांतबद्ध किया था। तो आगे आती है आपके पास कि आगे आती है सबसे पहले आपके पास तरंग प्रगति। अपन बात करते हैं कि द्वैत प्रगति के अंदर तरंग प्रगति। तो सबसे पहले तरंग प्रगति के जो बताने वाला वैज्ञानिक था वो तो था डी ब्रोगली। उसने कहा कि प्रकाश द्वैत प्रगति का होता है, तरंग और कण। पर परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम था जो परिभाषित कि भी तरंग प्रगति को परिभाषित किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था हाइगेन। हाइगेन नामक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले तरंग प्रगति को परिभाषित किया था। उसने कहा कि प्रकाश एक किरण या तरंग के रूप में बहता है। प्रकाश तरंग या किरण के रूप में प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले तरंग प्रगति को परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक या समझाने वाला वैज्ञानिक कौन था, हाइगेन था। और हाइगेन ने क्या कहा कि प्रकाश तरंग या किरण के रूप में बहता है। इसके आधार पर उसने महत्वपूर्ण 5 घटनाओं का उदाहरण दिया था। उदाहरण के स्वरूप की भी कोई भी चीज आई विज्ञान में तो किसी ने किसी सिद्धांत या किसी ने किसी आपको उदाहरण के रूप में समझाया था। तो किरण प्रगति के रूप में उसने समझाने के लिए 5 घटनाओं का उदाहरण दिया था। सबसे पहला उदाहरण दिया था परावर्तन का। उसने कहा कि प्रकाश की परावर्तन की घटना तभी होगी जब प्रकाश की प्रगति क्या हो, तरंग हो। उसके बाद में दूसरी घटना दी थी उसने अपवर्तन की कि भाई आपकी जो अपवर्तन होगी वो घटना किस समय होगी, तो आपकी प्रकाश की यदि तरंग प्रगति होगी उस समय आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद में उसने क्या दिया, तो उसने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है कि भाई प्रकाश कैसी सीधी रेखा में गमन करता है। कि भाई तीसरा उदाहरण, यदि आपके पास किरण या तरंग रूप नहीं है तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा। तो ये आपके पास तीसरी घटना का उदाहरण था। चौथी घटना थी आपके पास व्यतिकरण की कि भी आपके पास प्रकाश की व्यतिकरण घटना किसके ऊपर है, तो तरंग प्रगति के ऊपर आधारित है। और उसके बाद में आपके पास है विवर्तन कि भी विवर्तन की घटना किसके ऊपर आधारित है, तो ये भी आपके पास किसके ऊपर आधारित है, तो तरंग प्रगति के आधार पर। और कौन सी घटना है, तो आपके पास ध्रुवण और विवर्तन दोनों एक दूसरे के संबंध में है। तो हाइगेन ने क्या किया, इन उदाहरणों या इन घटनाओं के सहायता से पूरी तरंग प्रगति को समझाया था। उसके बाद में ये हाइगेन को समझाया था, हाइगेन ने आपकी तरंग प्रगति को। उसके बाद में अगली प्रगति थी वो थी आपकी कण प्रगति। कौन सी है, कण प्रगति। तो कण प्रगति की सबसे पहले प्रकाश की जो कणिका सिद्धांत अपन पढ़ते हैं कि कणिका सिद्धांत, सबसे पहले कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो सबसे पहले कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। तो पहली चीज कि कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो वो था न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कणों के रूप में, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है।
तो न्यूटन ने सबसे पहले कण प्रगति के बारे में या कणिका सिद्धांत के बारे में बातचीत की थी। उसने इतना ही बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कणों के रूप में सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद में इन सिद्धांत को या कणिका प्रगति को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक आया था, उसका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया कि पूरी आपकी कण प्रगति समझाई थी और आइंस्टीन ने कण प्रगति के आधार पर अपना एक सिद्धांत दिया था कि कण प्रगति के आधार पर एक अपना सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को कहते हैं फोटोन का सिद्धांत। और इस फोटोन के सिद्धांत ने संपूर्ण आपकी जो प्रकाश की कण प्रगति है उसको सिद्ध किया था, इसकी घटनाओं को समझाया था। ठीक है, तो आपके पास आइंस्टीन ने कण प्रगति को किस सिद्धांत के आधार पर समझाया था? तो फोटोन के सिद्धांत के आधार पर। कण प्रगति की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने। उसके बाद में कण प्रगति की घटनाओं को उदाहरण की बात करें कि भी आपकी कण प्रगति के आधार पर कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो ध्यान में रखना कि पहली घटना थी प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कि भी प्रकाश का विद्युत प्रभाव किस घटना के ऊपर आधारित है? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव आपके कण प्रगति के ऊपर आधारित है। दूसरी घटना कौन सी थी? तो प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव। तो ये कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने भी इसको बताया था, कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, पर जो कॉम्पटन प्रभाव है वो किसके ऊपर आधारित था? तो प्रकाश की कण प्रगति के ऊपर आधारित था। तो अभी तक अपन ने वीडियो में प्रकाश की तरंग प्रगति किसने दी थी? हाइगेन ने। और कौन कौन सी घटनाएं हैं? तो आपके पास परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। ये सब घटनाएं तरंग प्रगति के ऊपर संचालित होती है या तरंग प्रगति के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद में कण प्रगति की बात करें तो आपके कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। उसने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कणों के रूप में सीधी रेखा में गमन करते हैं। उसके बाद में कण प्रगति को सिद्ध करने के लिए आइंस्टीन ने कण प्रगति के आधार पर एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है फोटोन का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के आधार पर उसने जो आपकी कण प्रगति की जो घटनाएं, दो घटनाएं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, इनको सिद्ध किया था। तो ये आपके पास प्रकाश के संबंधित घटनाएं। अब आपके एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपको इन घटनाओं के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, तो पूछ लिया कि से कण प्रगति का उदाहरण है कि निम्न में से प्रकाश की कण प्रगति का उदाहरण है, और उसमें से आपको इन घटनाओं में से आपका 3 नाम दे दिया और एक आपको इसमें से दे दिया। तो आपको ध्यान में रखना कि भी ये आपकी प्रकाश की जो महत्वपूर्ण घटनाएं तरंग के ऊपर है और ये घटनाएं आपके किसके ऊपर है? कण के ऊपर। तो इस प्रकार आपको क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके बेसिक लेवल के ऊपर। अब अपन बात करते हैं, अपने प्रकाश की प्रगति के बारे में बात की, दोनों प्रगतियों की घटनाओं के बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं अपन आगे प्रकाश की गति, कि भी प्रकाश का वेग क्या है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग को बताया था, इनके बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं। तो अगला टॉपिक आता है आपका कि भी प्रकाश की गति या प्रकाश का वेग। बात करते हैं प्रकाश के वेग की। ठीक है, तो प्रकाश के वेग की बात करें तो सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो वो था रोमन नामक वैज्ञानिक ने। तो सर्वप्रथम प्रकाश की वेग की गणना किसने की थी? रोमन नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में रोमन नामक वैज्ञानिक ने भी प्रकाश की जो गति था या प्रकाश की जो वेग थी किसके आधार पर गणना की थी? तो आधार की बात करें तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की वेग की गणना बृहस्पति ग्रह, आपका जो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की चाल के आधार पर, उपग्रहों की चाल के आधार पर प्रकाश के गति का अध्ययन किया या प्रकाश के वेग का अध्ययन किया था। और उसने बताया था कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अपन अगला टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने गणना की थी? तो गणना करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वैज्ञानिक आपका था रोमर।
और किसके आधार पर गणना की थी? तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के चाल के आधार पर। यानी बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उनके उपग्रह यानी चारों ओर परिक्रमा करने हुए उसकी चाल के आधार पर प्रकाश का वेग निकाला था। और उसने कहा था कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में उसने देखा कि उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो कुछ अपन को जैसे उदाहरण मिले। जैसे अपन बात करते हैं पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि भी अपन के पास और एक कांच, एक धातु का उदाहरण लेते हैं। भी कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपन यदि इन चीजों को देखते हुए यदि प्रकाश वेग की प्रगति की बात करें कि भाई आपके निर्वात में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में बात करें पानी में कितना है? 2.25 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में कांच की बात करें तो कितना होता है कि भी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपके प्रकाश के वेग की, यदि इनके आधार पर अपन प्रकाश के वेग की प्रगति देखें, किसकी देखें? वेग की प्रगति देखें, किसकी? प्रकाश की। तो देखते हैं कि अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा वेग किसमें होता है प्रकाश का? तो सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। निर्वात एक ऐसा आपका सिस्टम होता है जिसमें किसी प्रकार की बाधाएं, किसी प्रकार की गैस, किसी प्रकार के कण नहीं होते। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें? निर्वात में। निर्वात के बाद में उससे कम किसमें होता है? गैस में। गैस के बाद में किससे कम होता है? तो आपके पास द्रव में। और द्रव से कम किसमें होता है? ठोस में। तो ये प्रकाश के वेग की जो आपकी प्रगति होती है, प्रगति इसका मतलब सबसे ज्यादा, कि भाई सबसे ज्यादा किसमें है? तो सबसे ज्यादा आपके निर्वात में। ये आपके पास सबसे ज्यादा निर्वात में। सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम किसमें है? आपके ठोस धातुओं में। तो आपके पास प्रकाश के वेग ये आपके पास है सबसे कम। तो ये आपको ध्यान में रखना कि प्रकाश की प्रगति क्या होती है, वेग की प्रगति क्या होती है। तो वेग की प्रगति होती है कि भाई सबसे ज्यादा निर्वात में चलता है, उससे कम किस में चलता है? गैस में। गैस से कम किससे चलेगा? द्रव। द्रव से कम किस में चलेगा? ठोस में। तो ये ध्यान में रखना कि आपकी जो प्रगति है ये हमेशा ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा किस में रहेगी? निर्वात में। और निर्वात क्या है कि भी आपके जो एक ऐसी कोई आपका सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं हो, ये माध्यमहीन होता है। किसी प्रकार का माध्यम, किसी प्रकार की कोई भी चीज नहीं होती है, तो वहां पे प्रकाश का वेग क्या होता है? सबसे ज्यादा। और जहाँ पे माध्यम, जहाँ पे अवरोध ज्यादा होता है, वहां पे आपका प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। तो ये आपके पास थी प्रकाश की वेग और उसके संबंधित कुछ प्रगति की जानकारी। अब अपन आगे प्रकाश के बारे में कुछ और देखते हैं, चीजों के बारे में देखते हैं। तो आपके पास कि भी प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। अगली आती है आपके पास प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार कि भी वस्तुएं कितने प्रकार की होती है प्रकाश के आधार पर। कि प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं तो आपके पास वस्तुओं के बारे में पूछ सकता है, तो आपके पास कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं की बात करें तो सबसे पहली आती है आपके पास प्रदीप्त। पहली आती है प्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। जितने भी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को उत्पन्न करेगी वो क्या कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी है? वह वस्तुएं जो प्रकाश को, वह वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करे, प्रकाश को उत्पन्न करे, वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण की बात करें कि भी आपका उदाहरण क्या है, तो आपके जो आपके बल्ब वगैरह है, जो आपके ट्यूबलाइट वगैरह है, जो भी आपके जितने भी आपके सोर्स है जो आपके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाएगी? आपके प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, ये होगी आपके पास दूसरी कौन सी वस्तुएं होती है, तो आपके पास आती है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो आपकी कोई भी वस्तु है वो आपकी किसी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी। कौन सी है? कोई भी वस्तु है जो प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती है। तो आपके पास वो कौन सी है जो भी वस्तु प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती है, वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। नहीं करने वाली कौन सी है? तो नहीं करने वाले की बात करें तो जितने भी धातुएं, धातुएं कभी भी प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती है। यह सब आपके कौन सी है? आपके पास
अदीप्त वस्तुएं। उसके बाद में और कौन सी होती है? तो होती है आपके पास पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? तो वह वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। तो वे वस्तुएं जिसमें जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। क्या हो जाए? आर पार, यानी आप एक से दूसरी ओर देख सकते हो। तो वे वस्तुएं जो आर पार हो जाए वो आपको क्या कहलाएगी? पारदर्शी वस्तुएं। इनका उदाहरण की बात करें तो आपके पास सबसे बेस्ट उदाहरण है कांच का, और कौन से? जल वगैरह। इनमें क्या होता है? प्रकाश आपके आर से पार हो जाएगा। तो आपके पास कौन सी है? पारदर्शी वस्तुएं। उसके बाद में आती है आपके पास अगला प्रकार होता है, वो होता है आपके पास अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। अर्ध पारदर्शी वस्तुएं, अर्ध पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो प्रकाश को कुछ मात्रा में आर पार जाने दे, पूरा नहीं जाने दे। तो वे वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं हैं आपकी, वे वस्तुएं जो प्रकाश को कुछ मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में, कुछ मात्रा में प्रकाश को क्या होने दे? आर पार होने दे। तो आर पार यानी वापस आर पार निकलिए, बहुत कम मात्रा में। इसके उदाहरण की बात करें भी, आपकी कोई कागज है, तेल से सना हुआ कोई भी कागज है, ये आपका क्या है? तेल से सना हुआ कागज है। जैसे इसकी ओर प्रकाश रखोगे तो दूसरी ओर क्या होगा? कम प्रकाश दिखाई देगा। तो ये आपके कौन सी है? अर्ध पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण है। तो आपके प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कौन सी है? प्रदीप्त, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्पन्न, स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करती है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह उत्पन्न करने वाले। अप्रदीप्त वस्तुएं जिसमें प्रकाश उत्पन्न होता ही नहीं है। उसके बाद में पारदर्शी वस्तुएं, वह वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। ठीक है, यानी आपको उस ओर निकलता हुआ दिखाई दे, आर पार हो जाए। कांच और जल में बात करते हैं। अर्ध पारदर्शी जिसमें प्रकाश की मात्रा कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या हो? आर पार हो। यह आपके पास कौन सी है? आपके पास अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। तो आपने अपने प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, अपने प्रगति, उसकी घटनाओं के बारे में पढ़ी। उसके बाद में अपने प्रकाश की वेग के बारे में पढ़े। उसके बाद में अपने वस्तुओं के बारे में पढ़े। अब अपन अगला यूनिट जब अपना टॉपिक रहेगा तो अपन क्या करेंगे? प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं उनको क्या करेंगे? पूरे विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। तो प्रकाश की जो घटनाएं तरंग के रूप में जितनी भी घटनाएं आई है आपकी, प्रकाश के जो परावर्तन वगैरह है, तो प्रथम घटना आपके पास परावर्तन वगैरह है, उसके बाद में अपवर्तन वगैरह है। इनका क्या करेंगे? एक विस्तृत रूप से, एक एक स्टेप टू स्टेप से अध्ययन करेंगे। तो इन घटनाओं के अंदर अपन सबसे पहली घटना अध्ययन करते हैं कि भी अपन की सबसे पहली घटना है वो है प्रकाश के सीधी रेखा में गमन। तो सबसे पहली चीज आती है आपका प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। अब अपन बात करते हैं प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। सीधी रेखा में गमन मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश का संचरण है वो क्या होगा? एक सीधी रेखा, एक किरण के रूप में। अपन इन घटनाओं के बारे में देखते हैं कि भी इस घटनाओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं। पहली घटना आपके पास प्रकाश के सीधी रेखा में, और इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण आता है छाया या परछाया का निर्माण। छाया या परछाया का निर्माण, जो यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा तो ये आपके पास छाया का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद में अपन प्रकाश के सीधी रेखा गमन के और उदाहरण की बात करें तो आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। किसकी बात करते हैं अपन? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बात करते हैं अपन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि भी आपके पास प्रकाश की सीधी रेखाओं के गमन का अध्ययन हुआ तो आपके पास उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो क्या होता है कि छाया और परछाया का निर्माण होता है। यदि ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा तो छाया और परछाया का निर्माण नहीं होगा। अपन एक जनरली उदाहरण लेते हैं कि भी अपन क्या करते हैं कि कोई भी एक बल्ब लेते हैं, उसको अपन के ऊपर चालू करते हैं तो अपन की छाया नहीं बनती है, क्योंकि वो छाया क्या रह जाती है? नीचे की ओर, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो ध्यान में रखना सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, यदि आपके पास सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, कि आपके पास
सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण तब होगा, सूर्य ग्रहण होने की स्थिति क्या रहेगी कि भी सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए तो उस कंडीशन में कौन सा ग्रहण होगा? तो सूर्य ग्रहण होगा। और ये सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये सूर्य ग्रहण आपको अमावस्या को होगा। कहाँ पे होगा? अमावस्या की भी आपकी जो अमावस होगी, जो आपकी कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होगी, उस दिन कौन सा ग्रहण होगा आपके पास? सूर्य ग्रहण। उसके बाद में बात करते हैं कि भी आपका चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ध्यान में रखना कि सूर्य स्थिर माना जाता है ग्रहण में। तो अपन कहते हैं भी चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ध्यान में रखना कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य, सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाए आपके पास? सूर्य और चंद्रमा के मध्य यदि आपकी पृथ्वी आ जाए तो कौन सा ग्रहण होगा? तो आपका चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कौन सी तिथि को आता है? तो चंद्र ग्रहण आपकी कौन सी? जी, अभी अपन चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ रहे थे। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होगा कि भाई सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश के सीधी रेखा के गमन का उदाहरण है। और गमन का उदाहरण है तो चंद्र ग्रहण कब होगा कि भाई जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। क्या आ जाए? पृथ्वी। उस कंडीशन में कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और कौन सी तिथि को होगा? तो पूर्णिमा को होगा। कौन सी तिथि को होगा? पूर्णिमा का होगा। तो अपन बात कर रहे थे कि प्रकाश की सीधी रेखा में गमन और प्रकाश की सीधी रेखा के गमन के उदाहरण की बात कर रहे थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेंगे तो कौन कौन से उदाहरण होंगे? तो आपकी जो छाया, आपकी जो परछाया, वो जो उपछाया का निर्माण हो रहा है वो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन के कारण हो रहा है। उसके बाद में मैंने कहा कि प्रकाश की सीधी रेखा में गमन होगा तो आपके पास कौन से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। सूर्य ग्रहण कब होगा कि भी सूर्य ग्रहण जब होगा कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए? चंद्रमा। और कौन सी तिथि को होगा? तो अमावस्या को होगा। उसके बाद में आपके पास आता है कि भी चंद्र ग्रहण कब होगा? तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य यदि पृथ्वी आ जाए और कौन सी तिथि को होगा? पूर्णिमा को होगा। तो अपन ने देखा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कि भी प्रत्येक माह में होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके पास सूर्य, आपके पास ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी के चारों ओर क्या चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। तो जब ये क्या है कि प्रत्येक माह में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हुए एक दूसरे के इस स्थिति में आते हैं कि भी इन प्रत्येक माह में क्या होना चाहिए? ग्रहण होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान में रखना कि प्रत्येक माह में ग्रहण क्यों नहीं होता है? इसका मेन रीजन ये होता है कि भी पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर कुछ न कुछ झुकी हुई है। तो ध्यान में रखना कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आपका जो सूर्य ग्रहण है और वह चंद्र ग्रहण प्रत्येक माह को क्यों नहीं होता है? कि प्रत्येक महीने में ये घटना होनी चाहिए पर ये क्यों नहीं होता है? और क्यों नहीं होने का कारण आपके पास ये है कि भी क्यों नहीं होता है? इसका कारण आपके पास ये है कि पृथ्वी अपने एक्स पर कुछ न कुछ झुकी हुई है। पृथ्वी अपने एक्स पर झुकी हुई है। जो झुकी हुई कारण होने के कारण आपके पास क्या हो रहा है कि भी ये घटना प्रत्येक माह में नहीं होती है। कि भी आपका जो एक्स है कि भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रत्येक महीने में होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? इसका मेन रीजन है कि पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर क्या है? कुछ न कुछ एंगल या कुछ न कुछ कोण के ऊपर झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रत्येक माह में नहीं होते। तो अपन ने देखा प्रकाश की प्रथम घटना, और प्रकाश की प्रथम घटना के अंदर महत्वपूर्ण 2 पॉइंट थे आपके पास, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इनको आप इंपॉर्टेंट याद करना। कभी भी पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होगी या चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होगी। तिथि पूछे तो आपके पास सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूछे तो आपको पूर्णिमा को। ये स्थिति किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए? चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब आएगी? सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाए? पृथ्वी। तो अपन ने पहली घटना का अध्ययन किया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। यह आपकी दूसरी घटना है। उसकी बात करते हैं आपके पास दूसरी घटना, वो है प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अपन बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किरण, बात करते हैं अपन परावर्तन की, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर, कोई भी एक माध्यम में, किसी सतह, माध्यम या सतह से टकराकर, सतह से
टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौट जाए तो सबसे पहली घटना प्रकाश की सीधी रेखा में गमन के बाद में अपन पढ़ रहे हैं दूसरी घटना प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम या किसी ठोस सतह से टकराकर, कोई भी एक सतह है उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को क्या कहें? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? तो कोई भी आपकी ये सतह है, इस सतह ये प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद में इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो आपके पास आता है परावर्तन कितने प्रकार का होता है। बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की। तो अगला आता है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार की बात करें तो आपके पास परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पास नियमित परावर्तन, एक तो होता है आपके पास नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है आपके पास, वो होता है आपके पास विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन, ठीक है, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन कब होगा? जब आपकी जो सतह होगी वो क्या होगी? एकदम समतल होगी। क्या होगी? समतल या चिकनी होगी। कि भी जब प्रकाश किरण किसी समतल या चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका नियमित परावर्तन। और आपके पास विस्तृत परावर्तन क्या होगी? सतह आपकी समतल नहीं होगी, आपकी जो सतह है वो समतल नहीं होगी। समतल नहीं होगी इसका मतलब आपका जो पृष्ठ है वो क्या होगा? वक्र होगा। कि भी आपकी जो सतह है वो क्या होगी? वक्र होगी। वक्र का मतलब क्या होगी? उबड़ खाबड़ होगी, जिससे क्या होगी? प्रकाश आएगा इस सतह के ऊपर, गिरेगा, पर गिरने के बाद में परावर्तित हो जाएगा। पर नियमित परावर्तन में क्या होगा कि एक सीधी रेखा में आएगा तो जितने एंगल पे आएगा उतनी एंगल पे जाएगा। तो आपके पास परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तन दो प्रकार का, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन कहाँ पे होता है? जहाँ पे सतह कैसी हो? समतल हो। सतह कैसी हो? समतल। कि भी सतह होनी चाहिए एकदम समतल या चिकनी। उसके बाद में विस्तृत परावर्तन कब होगा? कि भी सतह नहीं के समतल नहीं होगी, पृष्ठ कैसा होगा? उबड़ खाबड़ या वक्र पृष्ठ होगा, उस समय विस्तृत परावर्तन होगा। अब अपन बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? और परावर्तन के नियम की बात करें तो अगला आपका टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, अब नियम की बात करें अपन तो आपके पास ध्यान में रखना कि नियम हमेशा किस पे लागू होता है? तो नियमित के ऊपर। कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आपकी टारगेट की तैयारी कर रहे हो, आप नियमित बैठोगे, नियमित तैयारी करोगे तो ही उस पे ऊपर नियम लागू होंगे। तो ध्यान में रखना परावर्तन के नियम किसके ऊपर होते हैं? नियमित परावर्तन के ऊपर लागू होते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? तो ध्यान में रखना कि भी आप परावर्तन की परिभाषा क्या कहती है? तो परावर्तन की परिभाषा ये कहती है कि जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से, जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से, यह आपकी प्रकाश किरण है और किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का नियमित परावर्तन। तो यह आपकी आने वाली प्रकाश किरण है, यह आपकी परावर्तित होने वाली प्रकाश किरण है। यह आपकी सतह एकदम क्या है? नियमित, यानी एकदम समतल सतह है। और इस समतल सतह को अपन कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहेंगे? परावर्तक तल। तो अपन बात करते हैं आपके पास को नियम देने के लिए कौन कौन सी है। तो आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपकी आपतित किरण। जो आपकी प्रकाश किरण आ रही है सतह से टकराने के लिए वो कौन सी होगी? आपतित किरण। जो सतह से टकराकर वापस जा रही है इसको क्या कहेंगे अपन? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे अपन? परावर्तित किरण। अब ध्यान में रखना कि अगला आपके पास जहां पे आपतित किरण गिरती है उस बिंदु के एक लंबवत रेखा ली जाती है, उसको कहते हैं अभिलंब। कि भी आपतित किरण है आपकी और आपतित किरण जिस बिंदु के ऊपर गिरती है और जिस बिंदु के ऊपर गिरती है उस बिंदु के जस्ट लंबवत जो रेखा होती है वो क्या कहलाएगा? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण होता है उसको कोण आई कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। तो अभिलंब
और आपतित किरण के मध्य जो बनने वाला कोण कहलाएगा वो कोण आई कहलाएगा, और कोण आई क्या कहलाएगा? आपतन कोण। उसके बाद में दूसरा कोण होता है आपके पास अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य, इसको कहते हैं कोण आर, और इस कोण को कहते हैं अपन परावर्तन कोण। तो अपन ने जो डायग्राम बनाया उसमें अपन ने देखा कि आपका जो समतल सतह है जिसपे आपकी किरण वापस लौट रही है वो तल क्या कहलाता है? परावर्तक तल। और उसके बाद में आने वाली आपतित किरण, जो अभिलंब, जो आपके आपतित किरण के जो लंबवत एक रेखा होती है वो क्या कहलाती है? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपका आपतन कोण होगा, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा? आपका परावर्तन कोण। अब अपन बात करते हैं इस डायग्राम के आधार पर, अपन नियम की बात करें तो पहला नियम आता है आपका, वो ये कहता है कि आपतित किरण कोमा अभिलंब, आपतित किरण कोमा अभिलंब कोमा परावर्तित किरण, या आपकी जो परावर्तित किरण, तीनों परावर्तित किरण तीनों एक तल में स्थित होंगे, तीनों एक तल में स्थित होंगे, तीनों एक तल में स्थित होंगे, या तीनों एक बिंदु पर स्थित होंगे। भाई आपके पास पहला नियम क्या है? परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल या एक बिंदु पर स्थित होंगे। तो पहला नियम आपके पास ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल या एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। अब दूसरे नियम की बात करें तो परावर्तन का आपका दूसरा नियम क्या होता है? तो परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होंगे। तो दूसरा परावर्तन आपका जो रिफ्लेक्शन है उसका दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। तो यह आपके परावर्तन है, और परावर्तन के संबंधित आपके क्या है? दो नियम है। तो सबसे पहले परावर्तन ने अपने पढ़ा था। परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन जब प्रकाश किरण किसी माध्यम या किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार के, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। उसके बाद में अपन ने बात की थी भी परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम की बात करें तो प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे, यानी तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि भी आपका परावर्तन का उपयोग क्या होता है, कि भी परावर्तन किस काम आता है। तो ध्यान में रखना, परावर्तन आपके प्रतिबिंब के निर्माण में काम आता है। कोई भी वस्तु है और वस्तु के आपके प्रतिबिंब का निर्माण करोगे तो उस समय आपको क्या, किसकी जरूरत होगी? आपके पास परावर्तन की जरूरत होगी। यदि आपके परावर्तन नहीं होगा तो आपके प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो परावर्तन से अपन को क्या है? तो किसी वस्तु प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और क्या होता है? किसी वस्तु के रंग का पता लगता है कि किस रंग है उसका पता लगता है। तो वस्तु के रंग का भी पता लगाने का काम कौन करता है? आपके पास परावर्तन करेगा। ठीक है। तो ये आपके पास थे प्रकाश के परावर्तन, उसके नियम और उसके निर्माण। अब अपन आगे बात करते अगली घटना का, कि आपके पास तीसरी घटना कौन सी है। तो आपके पास तीसरी घटना है आपके पास, वो है अपवर्तन की। अपन परावर्तन के संबंधित में जो आपके दर्पण वगैरह है वो इसके जो आपकी घटनाएं होने के बाद में अपन एक जो परावर्तन के उपयोग में पढ़ेंगे, उस समय आपका एक टॉपिक छोटा सा लेंगे ऑप्टिक्स में, उसमें अपन पूरे विस्तार रूप से दर्पण के उनके अध्ययन वगैरह करेंगे। पर अभी अपन घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो अपन परावर्तन के बाद में घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वो अगली घटना है आपके पास अपवर्तन। कौन सी घटना है? अपवर्तन। ठीक है। तो अपन ने पहली घटना पढ़ी थी प्रकाश की सीधी रेखा में गमन। तो अपन को लग रहा था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में
चलता है। दूसरी घटना पढ़ी थी तो अपन ने पढ़ी थी कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये थी आपके पास प्रकाश के परावर्तन की घटना की। अब आती है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होगा, तो ध्यान में रखना, ये प्रकाश की वह घटना है जिसमें प्रकाश क्या करेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, कौन सी घटनाएं घटित होगी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं अपवर्तन की। किसकी बात करते हैं, अपवर्तन की। किसके, प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, ये आपकी तीसरी घटना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो तीसरी घटना, तो प्रकाश का अपवर्तन कब होगा, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये घटना कब घटित होगी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन डायग्राम में ड्रॉ करें कि मेरी कोई भी एक, ये मेरा एक माध्यम है, प्रथम माध्यम है, ये मेरा माध्यम फर्स्ट है और ये मेरा माध्यम सेकंड है। ये दो मेरे माध्यम है, एक तो मेरा माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। परिभाषा के हिसाब से बात करें कि जब प्रकाश किरण, ये आपकी प्रकाश किरण है, आ रही है, आएगी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये आपकी प्रकाश किरण एक माध्यम है, ये मेरा माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम मेरा सेकंड है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, या आपके दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तो अपने पथ का मतलब अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाए। जाना तो था इसको इस ओर, इस पार, पर ये क्या कर रही है, थोड़ी विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। और जिस बिंदु के, ये आपके जो दो माध्यम है, इन दो माध्यमों की सतह के ऊपर, जिस बिंदु के ऊपर, जब ये आपके जिस बिंदु के ऊपर आपतित होती है फिर विचलित होती है, उस बिंदु के जो लंबवत रेखा है, ये क्या कहलाएगा, आपका अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब। ये आपका अभिलंब है और ये आपका माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है। ये माध्यम दोनों अलग अलग है, तो परिभाषा क्या होगी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन की बात करें तो ये आपके आने वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण है और ये आपके पास अभिलंब और इनके मध्य का बनने वाला ये आपका कोण कौन सा है, तो आपका आपतन कोण है। और ये आपके पास चल रहा है, ये आपका जो अभिलंब और जो आपकी अपवर्तित किरण है। इस बार अपन कौन सी किरण ले रहे हैं, अपवर्तन हो रहा तो आपकी कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। अभिलंब हो रहा तो कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। और अपवर्तित और अभिलंब की किरण के मध्य जो बनने वाला कोण है, ये आपका कोण क्या कहलाएगा, आर, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं इनको, अपवर्तन कोण। तो आपके पास अपने जो तीसरी घटना थी वो क्या थी, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये आपके माध्यम है, ये दोनों माध्यम है, ये इस माध्यम की मध्य सतह है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, तो पता चल गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने पथ से कुछ न कुछ क्या हो जाए,
विचलित हो जाए, जिस रास्ते पे जानी थी उस रास्ते से वो क्या जाए, हट के जाए। अब अपन बात करते हैं कि भी अपवर्तन होता क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि वो अपनी अपवर्तन होने का क्या कारण है। तो ध्यान में रखना कि भी जब माध्यम डिफरेंट होगा तो उसमें क्या होगी कि भी कोई भी प्रकाश किरण आ रही है कि भी माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड अलग अलग है, तो उसमें बाधाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अलग अलग बाधाएं अलग अलग होगी, तो उसमें उन बाधाओं उस माध्यम में इनका वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वेग में परिवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं होगी, आपकी अपवर्तन की घटनाएं होगी। तो देखा, अब अपन बात करते हैं माध्यम की। किसकी बात करें भाई, माध्यम। तो माध्यम आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो विरल माध्यम होता है और दूसरा होता है आपके पास सघन माध्यम। बात करते हैं कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो माध्यम आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके पास विरल माध्यम होता है, दूसरा होता है सघन माध्यम। तो माध्यम, विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें आपके प्रतिरोध कम हो। क्या हो, प्रतिरोधों की संख्या क्या हो, कम हो। प्रतिरोधों की संख्या कम हो, यानी बाधाएं कम हो। कोई भी प्रकाश किरण संचरण कर रही है और संचरण करने पर ऐसा माध्यम हो जिसमें आपकी क्या, प्रतिरोध कम हो, यानी जिसमें आपके पास बाधाएं कम हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपके पास विरल माध्यम। और सघन माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम की उदाहरण की बात करें तो विरल माध्यम में सबसे विरल माध्यम कौन सा है, निर्वात। निर्वात के बाद में आपके पास उससे ज्यादा, उससे बाद में बात करें कि भी उससे विरल, उससे आपके पास सघन कौन सा, तो आपके पास गैस। तो इसमें क्या है, निर्वात में कोई भी बाधा नहीं है, तो आपका एकदम विरल माध्यम है। विरल के बाद में, उसके बाद में और देखें तो और कौन सी है, गैस वगैरह, इसमें क्या बाधाएं कम होती है। उसके बाद में आती है आपके पास सघन, ये गैस वगैरह, ये सब आपके जो गैस वगैरह है, ये आपका वातावरण वगैरह है, ये सब आपके किस में आते हैं, विरल माध्यम में आते हैं। किस में आते हैं, विरल माध्यम में। उसके बाद में बात करते हैं सघन माध्यम की। किसकी बात करें, सघन माध्यम में, जिसमें आपकी क्या होगी, प्रतिरोध या बाधाओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। प्रतिरोध या बाधाओं की संख्या, बाधाओं का मतलब यार प्रकाश किरण गमन कर रही है, उसको रोकने की संख्या क्या होगी, बाधाओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अधिक होगी। अपन सघन माध्यम की बात करें, वैसे आपके पास जितने भी धातुएं वगैरह है, ये आपके क्या सघन माध्यम में आती है। किस में आती है, सघन माध्यम में। इसमें से आसानी से प्रकाश निकल नहीं सकता। तो माध्यम आपके पास है दो प्रकार के, विरल और सघन। ठीक है, अब अपन ने प्रकाश की परावर्तन पढ़ ली, अपवर्तन पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं कि भी ये होता क्यों है। तो अपवर्तन होने के कारण की बात में बात करें कि ये घटना क्यों घटित होती है, तो ध्यान में रखना ये घटना आपके प्रकाश में वेग में परिवर्तन होने के कारण होती है। ठीक है, तो आपके पास अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है, अपवर्तन की घटना का कारण क्या कारण है। तो जब माध्यम परिवर्तन करेगा, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वेग परिवर्तन होगा। क्या होगा, वेग परिवर्तन होगा। वेग परिवर्तन होने के कारण, वेग परिवर्तन होने के कारण तरंग, जो आपका तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगी, कम होगी। तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। तरंग दैर्ध्य जो आपकी तरंग लंबाई है वो क्या होगी, कम होगी। और कम होने के कारण कौन सी घटना घटित होगी, वो आपकी घटना घटित होगी, वो अपवर्तन की घटना घटित होगी। और अपवर्तन की घटना में कौन सी आपकी जो चीज परिवर्तन नहीं होती है, तो ध्यान में रखना कि तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो तरंग की जो कण करने की, जो कंपन करने की जो आपकी संख्या, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान में रखना अपवर्तन की घटना क्यों होती है, तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन होने के कारण तरंग दैर्ध्य में क्या होती है, कमी होती है। तरंग दैर्ध्य की कमी के कारण घटना कौन सी होती है, आपकी अपवर्तन की घटना होती है। और कौन सी तरंग की कौन सी प्रगति आपकी समान रहती है, तो आवर्ती क्या रहेगी, समान रहेगी। तो आपकी तरंग की आवर्ती क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, इसके अगली चीजें वो पढ़ेंगे नेक्स्ट।